Good morning, all of you. Today we are going to start a new chapter of political science, and that is the electoral politics. अगर इस वर्ड की हम हिंदी बनाएं तो इसका हिंदी क्या होगा? इट मीन्स इलेक्शन. उसी से वर्ड बना हुआ है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो उसकी हिंदी बनेगी चुनाव की. एंड पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति. In this chapter, we read about elections. In modern democracies, it is neither possible nor necessary for the people to govern directly. क्या होता है कि आज का जो प्रेजेंट टाइम है डेमोक्रेसी का, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि लोग जो हैं, पीपल मीन्स लोग जो हैं वो डायरेक्टली शासन कर सके. ठीक है. दूसरी चीज इसमें लिखा है एक वर्ड नेसेसरी, तो इसका मतलब हुआ कि नेसेसरी भी नहीं है कि लोग डायरेक्टली नहीं करें. तो मोस्ट कॉमन जो रूप होता है जिससे लोग गवर्न करते हैं कंट्री को, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का. एंड इस टर्म को हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्क्राइब किया था. इसका मतलब क्या होता है? ये वो डेमोक्रेसी का रूप है जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, अपने लिए नेता को चुन लेते हैं और नेता उनके लिए काम करता है. इस तरह की गवर्नमेंट जो होती है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ओके. तो क्या होता है कि आज का जो प्रेजेंट टाइम है वो प्रेजेंट टाइम किसका है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का. तो हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है कि रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि लीडर्स इलेक्ट कैसे होते हैं, हाउ दे इलेक्ट. एंड दूसरी चीज हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर सिस्टम ऑफ इलेक्शन का सिस्टम किस तरह का होता है. सिस्टम ऑफ इलेक्शन का सिस्टम किस तरह का होता है अपने देश में. दूसरी चीज इसमें हम चीज एक और देखने वाले हैं, वो है कि ऐसी क्या कंडीशन होगी कि कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाए. ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिससे कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाता है. ठीक है. इसके बाद में हम देखेंगे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, क्या वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, इसको भी हम देखेंगे. एंड लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसमें ईसी का क्या रोल है. ईसी मीन्स इलेक्शन कमीशन. तो उसका क्या रोल है इंडिया के अंदर इलेक्शन को ठीक से कराने में, उसका जो रोल है उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. लेट स्टार्ट द टॉपिक नंबर 1, दैट इज असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. जो अपनी एनसीईआरटी बुक है उसमें इस हेडिंग की स्टार्टिंग में ही एक न्यूज़पेपर कटिंग उसके अंदर पेस्ट की गई है और उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ है. उसमें बताया गया हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो उसी के बारे में थोड़ी सी उसमें डिटेल दे रखी है. ओके. तो क्या है इसके अंदर 1987 का टाइम है. ओके. ईयर कौन सी है? ईयर है 1987. एंड प्लेस कौन सी है? प्लेस है हरियाणा. आपको मालूम है हरियाणा में करनाल एक प्लेस है और वो कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है. ठीक है. तो वहां पर क्या है कि लोग गैदर हैं, वहां पर गैदर हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं. तो वो इतनी सारी संख्या में लोग वहां पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि वो एक अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं जिनका नाम है चौधरी देवीलाल. ओके. वो आज करनाल में भाषण देने के लिए आने वाले हैं. क्यों? इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आ रहे हैं. और चौधरी देवीलाल. ओके. क्या होता है यहाँ पर? तो वो लोग काफी
उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। जब भी कोई गाड़ी उधर से निकलती है, तो वो लोग खड़े हो जाते हैं इस उम्मीद से कि उनका नेता आ गया है, ठीक है। लेकिन वो गाड़ी जो है क्रॉस कर जाती है उस रोड से, गाड़ी जो है रोड से निकल गई, तो वो लोग फिर से बैठ जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब भी कोई गाड़ी आती है तो वो खड़े हो जाते हैं कि हमारा नेता आ गया है, ठीक है। फिर वो गाड़ी क्रॉस कर जाती है यहाँ से। तो क्या होता है कि जो स्पॉन्सर थे, स्पॉन्सर जो मतलब उस मीटिंग को कराने वाले हैं ऐसे लोग, ठीक है, वो बार बार उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी मंत्री जो है रास्ते में है, किसी भी मोमेंट में, किसी भी क्षण को यहाँ पर आने वाले हैं, कृपया धैर्य रखिए, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल है कौन? चौधरी देवीलाल जो है वो हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं, यानी कि वो इस पार्टी के क्या है, चीफ हैं, हरियाणा संघर्ष समिति के, ओके। उनकी एज कितनी है? 76 ईयर्स है। उनकी एज कितनी है? उनकी एज 76 ईयर्स है, ओके। अब देखिए उनका प्रोग्राम क्या है। तो उनका प्रोग्राम जो है वो काफी कैसा है, बिजी है। उनका शेड्यूल काफी बिजी शेड्यूल है, ओके। 76 ईयर्स के हैं। इतनी एज होने के बावजूद भी उनका जो शेड्यूल है सुबह मॉर्निंग 8 AM से शुरू होता है एंड रात को 11 PM को खत्म होता है। तो क्या करते हैं वो लोग, इस टाइम पर इलेक्शन आने वाले हैं, तो 23 मंथ यानी कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 8 ईयर में 24, 8 ईयर में कितने होते हैं, 12, तो 24 मान के चलिए आप, लगभग 2 साल से वो लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह से सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपना टाइम देते हैं, लोगों को ओपिनियन करते हैं। वो अपने इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं जिससे लोग उनको अधिक से अधिक वोट दे सकें, ओके। तो ये किसका शेड्यूल हुआ, चौधरी देवीलाल का, एंड कौन है, हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं, ओके। जो आज के टाइम जो है करनाल में लोग जो बैठे हुए थे, तो उससे पहले भी वो कई जगह पर मीटिंग करके आ रहे हैं और लास्ट में कुछ जगह पर आएंगे जहां पर वो मीटिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो शेड्यूल किसका है, चौधरी देवीलाल का, जो काफी बिजी है, ओके। फिर क्या हुआ, 1987 का टाइम है। इससे पहले हरियाणा में जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की, और वो टाइम था 1982, ठीक है। इस ईयर में वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने 5 ईयर्स तक रूल किया, ठीक है। लेकिन वो रूल जो किया उसने, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता था। चौधरी देवीलाल ने क्या किया, उसने एक न्याय युद्ध, यानी किसको बोलेंगे, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, इस नाम से उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, इसका नाम क्या था, न्याय युद्ध, और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इसके बाद में उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लोक दल, ठीक है। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, इसका नाम क्या है, लोक दल। अब क्या हुआ, इस पार्टी की सपोर्ट के लिए उन्होंने कई सारी दूसरी पार्टियों का सपोर्ट भी मांगा है, तो कई सारी पार्टियां उनके साथ में हो चुकी हैं। तो एक तरह से उन्होंने क्या बना लिया, एलायंस बना लिया। मींस एलायंस वाला क्या हो गया, एक तो मेन पार्टी हो गई और उस पार्टी को सपोर्ट करने वाली दूसरी पार्टियां, उसे हम कह सकते हैं एलायंस, ओके। एलायंस एंड कोलाइजेशन, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनका टर्म है उसको और अच्छे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट इसका एक सिंपल मीनिंग बताया
क्या मीनिंग होता है इसका? एक जो मेन पार्टी है उसका सपोर्ट करने वाली सहयोगी पार्टियां, उसे हम कहते हैं एलाइज। तो लोक दल के साथ में कई सारी पार्टियां मिल जाती हैं, ओके। और वो क्यों बनी थी? ताकि कांग्रेस को वो इलेक्शन में हरा सकें, कांग्रेस को वो हरा सकें इलेक्शन के अंदर। तो इस तरह से उन्होंने लोकदल ने एंड दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस के सामने क्या खोल दिया? फ्रंट खोल दिया। फ्रंट मींस मोर्चा, ठीक है। वो सारी पार्टियां मिल चुकी हैं और उनका एक ही टारगेट है, कांग्रेस को हराना है, ठीक है। कांग्रेस का जो रूल था वो कब था? 1982 को। 5 इयर्स पूरे हो चुके हैं। 1987 में इलेक्शन फिर से होंगे, उसी की तैयारी कर रहे हैं कौन? चौधरी देवीलाल। और इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से हराकर ही मारेंगे। लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कई सारे प्रॉमिस लोगों से किए हैं। अगर मैं जीत गया तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से उन्होंने कई सारे प्रॉमिस किए हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉमिस उन्होंने किया, अगर उनकी पार्टी, ठीक है, जीत जाती है, तो वो टैक्स को माफ कर देंगे। जो किसान है, इसे आप टैक्स की जगह पर ले सकते हैं लोन। किसानों ने जो लोन ले रखा है, ठीक है, टैक्स हटा दें यहाँ से। किसानों ने जो लोन ले रखा है उस लोन को क्या कर देंगे? माफ कर देंगे, ठीक है। किसानों ने जो लोन ले रखा है वो लोन उनकी गवर्नमेंट माफ कर देती है, ठीक है। इसी तरह से जो स्मॉल वर्कर्स होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनके भी लोन गवर्नमेंट माफ कर देगी अगर उनकी गवर्नमेंट जीत जाती है तो, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा प्रॉमिस कर दिया कि हमें वोट देंगे, आपका लोन माफ। तो क्या होगा? लोग उनकी बातों में आ जाएंगे और उनको जम के वोट देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ। हरियाणा के जो लोग थे उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और पहले से वो लोग परेशान थे किससे? कांग्रेस से, ठीक है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा अगर हम चौधरी देवीलाल को वोट कर दें तो हमारे लिए बहुत सारा होगा। आपने ऐसा देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर आपके आसपास के एरिया में लोग इसी तरह सोचते हैं, उन्हें बस पैसा चाहिए या कुछ अच्छा काम चाहिए, तो उसकी वजह से वो वोट किसी को भी देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक यहाँ पर भी हुआ है, लोगों ने चौधरी देवीलाल की बात सुनी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्या किया? इलेक्शन के टाइम पर चौधरी देवीलाल की पार्टी का नाम क्या था? लोकदल। एंड इसकी सहयोगी पार्टियां को जम के वोट दिया, ठीक है। इतने सारे वोट दिए कि चौधरी देवीलाल जीत जाते हैं। तो हरियाणा में 90 सीट्स हैं, तो 90 सीट्स में से चौधरी देवीलाल की पार्टी को एंड अलाइज को 76 सीट्स मिल जाती हैं। सीट्स, इस टर्म को भी हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। सीट्स मींस आप कह सकते हैं कि जितनी वहां पर जगह थी, 90 जगह है वहां पर, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज ये हरियाणा का एरिया है, ओके। तो हरियाणा को हमने क्या किया? 90 प्लेस में डिवाइड किया है। छोटे या बड़े प्लेस में हमने हरियाणा को 90 प्लेस में क्या किया? डिवाइड किया। कोई एरिया छोटा होगा, कोई एरिया बड़ा होगा, इस तरह से हमने हरियाणा को 90 जगह पर डिवाइड कर दिया। तो जो जगह जो हमने डिवाइड किया हरियाणा को, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इन्हीं को हम कहते हैं सीट्स। सिंपल सा लॉजिक है कि जो जगह यहां पर है तो उस जगह से सिर्फ एक नेता जीत के आएगा। तो 90 जगह हैं, तो 90 नेता जीत के आएंगे। तो लोक दल के कितने जीते? 76, ठीक है।
लोक दल पार्टी थी उसके कितने जीत गए 76 और टोटल जगह कितनी है 90, तो जीत गई ना वो, तो साफ जीत जाती है। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़कर कितना था 76। ठीक है, अगर हम लोक दल की बात करें उसे कितनी सीट मिली, तो उसे 60 सीट्स मिली अकेले को, और दोनों को जोड़ते हैं लोक दल एंड उसके सहयोगी साथी जो थे उसको जोड़ दिया जाए तो 76 सीट्स हो जाती है। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 5 सीट्स आती हैं। तो आप समझ गए ना कि मैंने बताया आपको जो एरिया को हम डिवाइड करते हैं उस एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं या सीट कहते हैं। तो यहाँ पर लोक दल को कितनी सीट मिली है 76। अगर हम अकेली पार्टी की बात करें तो उसे 60 सीट मिली है। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोक दल को क्लियर मेजॉरिटी प्राप्त हो जाती है। इसे हम हिंदी में कहते हैं स्पष्ट बहुमत। अब जो आपके समझ में नहीं आया होता तो आप इसे क्लियर कर लीजिए। देखिए, मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज ये आपका 100 है, तो 100 में अगर हम मेजॉरिटी निकालें तो मोर देन कितना 50%, यानी कि 50% तो जो हो गया, हमें चाहिए मोर देन 50%। तो आपका 51 हो सकता है, ठीक है, 54 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोर देन 50%। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर मेजॉरिटी। अब देखो यहाँ पर अगर हम 80 कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर 85 कर देते हैं या 90 कर देते हैं, 100 में से कोई चीज कितना 90, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो जीत गया। इसी को बोला गया क्लियर मेजॉरिटी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हरियाणा में 90 सीट्स हैं, क्लियर 90 का हाफ करेंगे 45। अब उन्हें मेजॉरिटी चाहिए ना, तो 45 से ज्यादा होना चाहिए, 45 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी, अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो इसे हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। 46 से ज्यादा होना चाहिए, 50, 55 इस तरह से अगर होता है तो हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। कंडीशन दूसरी थी यहाँ पर 90 में से उसे 76 सीट मिली, ठीक है। तो आप देख लीजिए अब कितनी सीट बची है, 14 सीट बची है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आधी से ज्यादा सीट तो वो दूसरी पार्टी ले गई, आधी से बहुत अधिक ले गई, तो इसे बोला गया क्लियर मेजॉरिटी। तो ये टर्म आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, तो इलेक्शन हो चुके हैं, वहां पर इलेक्शन के बाद में क्या होगा, इलेक्शन के बाद में जो स्टेप आता है वो होता है उसका रिजल्ट, रिजल्ट का डिक्लेरेशन, यानी कि रिजल्ट की घोषणा, रिजल्ट की घोषणा होती है एंड लोक दल जो पार्टी जो थी वो जीत जाती है, वो पार्टी जो थी जीत जाती है। ओके, अब क्या होगा, जो कांग्रेस का सीएम था, देखिए 1982 में, 1982 से लेकर 1987 तक जो कांग्रेस का सीएम था उसने क्या किया, रिजल्ट की घोषणा होने के बाद में अपना रिजाइन दे दिया, ठीक है। उसने क्या किया, रिजल्ट मालूम पड़ गया कि हम हार चुके हैं और दूसरी पार्टी जीत गई है, जिसका नाम क्या था लोक दल, तो उस कांग्रेस के सीएम ने अपना रिजाइन दे दिया। इसके बाद जो लोक दल के लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर चौधरी देवीलाल को अपना नेता मान लिया, यानी कि जितने भी वहां पर लोग थे, लोक दल की पार्टी के जितने भी लोग थे
उन्होंने चौधरी देवीलाल को अपना लीडर बना लिया कि आप हमारे लीडर हो, आप सीएम बनोगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, गवर्नर जो होते हैं उन्होंने चौधरी देवीलाल को इनवाइट किया कि आप आइए और सीएम की कुर्सी पर बैठिए, यानी कि सीएम बनिए। ठीक है, तो इस तरह से कोई सीएम बनता है। पहले इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद में क्या होता है कि जो उस पार्टी जो जीत गई थी उस पार्टी के लोग अपने लिए किसी एक पर्सन का चुनाव करेंगे जो उनका नेता बनेगा, मीन्स जो उनके लिए सीएम बनेगा। ठीक है, उसके बाद में जो गवर्नर होता है ना, पूछता है कि आपका नेता कौन है बताइए, तो कहते हैं कि हमारा नेता कौन है, चौधरी देवीलाल को गवर्नर कहते हैं चौधरी देवीलाल से कि आप आइए और सीएम बनिए। ठीक है, इनको शपथ दिलाई जाती है और ये सीएम बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई सीएम किस तरह से बनता है। पहले इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन के बाद में उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में जो पार्टी थी वो पार्टी अपने लिए किसी लीडर का चुनाव करेगी। उसके बाद में गवर्नर जो होता है इन्वाइट करता है, इस तरह से पर्सन जो होता है सीएम बन जाता है। सीएम बनने के बाद में चौधरी देवीलाल की पार्टी ने कौन सा वर्क किया, सबसे पहले कौन सा काम किया। ठीक है, जैसा उसने प्रॉमिस किया था कि वो लोन को माफ कर देगी, तो पहला काम जो उसने किया, किसानों के एंड स्मॉल बिजनेसमैन जो थे उन सभी के लोन माफ कर दिए। ठीक है, जैसा उसने प्रॉमिस किया था ठीक उसी तरह से उसने सारे लोन जो थे माफ कर दिए। ओके, तो देवीलाल की पार्टी जो है 4 इयर्स तक रूल करती है। ओके, 1982 में कांग्रेस थी, 1987 में कौन जीता, चौधरी देवीलाल जीते। फिर इसमें 4 ईयर ऐड कीजिए आप, कितना हो जाएगा 1991। ओके, 1991 में फिर से इलेक्शन होते हैं, लेकिन इस बार चौधरी देवीलाल को इलेक्शन में जीत नहीं मिलती, वो हार जाते हैं। तो क्या देखा आपने कि जो जनता जो है समय समय पर अपने लीडर का चुनाव करती है। ओके, तो ये आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर। तो आज का जो टॉपिक था वो इसी के साथ में समाप्त होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो था समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।